हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो सभी आ जाइए जल्दी से, मैं सभी का वेट कर देता हूँ और देखता हूँ क्या आप सभी को नोटिफिकेशन मिली है या नहीं मिली है। मैं एक बार चेक ज़रूर कर लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप सभी को नोटिफिकेशन मिली है। अभी एक बार कमेंट कीजिए सभी। जी वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। वेलकम जी। तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए सभी लोग लाइक कर दिए हैं, आशा करते हैं। चलिए सभी ने लाइक कर दिया है। जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है दोस्तों, बताएं। देखिए अगर हम इसमें बात करें सही उत्तर की, तो राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अपनी समुद्री सीमा है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। थर्ड आंसर इज़ राइट। जी हाँ, तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती है, बताइए। नदी के प्रदूषण के स्तर की माप कैसे करते हैं, ATP, STP, BOD या WPL। ओके, तो यहाँ हमारे सभी दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर यहाँ BOD होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए BOD मतलब क्या होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है वो BOD के माध्यम से की जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया। चलिए इसका देखते हैं, वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है। वेरी नाइस जी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जो आपका जुकाम है, जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। थोड़ा छोटा कर दे ताकि सारे ऑप्शन दिख जाए। चलिए चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, पढ़ दे रहा हूँ, नहीं दिख रहे हो तो। पहला ऑप्शन तापमान है, दूसरा आर्द्रता, तीसरा पवन, चौथा वृष्टि। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। चलिए वृष्टि, बहुत बढ़िया जी, सही बोला, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। देखिए क्या होता है कि वृष्टि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का, विशेषकर वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयनमंडल। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जो आपका वायुमंडल है, ठीक, तो वायुमंडल में क्या होता है, सबसे ठंडी परत की बात करें तो ये होता है आपका मध्यमंडल। देखिए पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू होता है। तो मध्यमंडल की जो मध्य सीमा है लगभग वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, ठीक। तो लेकिन जो सबसे ठंडी परत की बात करें, आपका मध्यमंडल बिल्कुल सही आंसर होता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया है सभी ने। निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इसका आंसर कमेंट करें। निम्नलिखित में कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। सो वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। यस बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका ग्रीन हाउस की बात करें तो ये होगा आपका मीथेन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जी हाँ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि
अन्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसें होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या बात है। चलिए वेरी नाइस। तो सभी कह रहे हैं सर यहाँ 1973 होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, क्या होता है कि बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, बाघ परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया था 1 अप्रैल 1973 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची जाती है? 180 डिग्री, सॉरी ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची जाती है? क्या होगा दोस्तों? वेरी नाइस आंसर। चलिए उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने पहला ऑप्शन दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। बढ़े आगे भाई, लाइक वगैरह तो कर दो, कम से कम 400 लोग देख रहे हो तो कम 200-300 लाइक तो हो जानी चाहिए इतने में। चलिए फटाफट से सभी लोग पहले तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर मैं आप सभी को टाइम दे देता हूँ। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को, 8वां क्वेश्चन हो गया क्या? चलिए 8वां हो गया, अब 9वें पे आते हैं ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित में किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। मैं आप सभी को टाइम देता हूँ, इसका आंसर जल्दी से बताइए। 5 सेकंड का टाइम आपके सामने है। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी नाइस। सो थर्ड ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर थर्ड होगा, एंड कुछ लोग सर बता रहे हैं इसमें बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत लोग के मन में है। जी तमिलनाडु जिन लोगों ने बताया उनका उत्तर सही होगा। क्यों? देखिए गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात कितना है? चलिए चारों ऑप्शन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर दे तो सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। चलिए अब दिख रहे होंगे, कमेंट करें। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो भारत में लिंगानुपात क्या था? इसका आंसर आप सब फटाफट से कमेंट करें। चलिए वेरी नाइस, थर्ड ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा आंसर दिया। जो पहला ऑप्शन दिया है उनका उत्तर सही है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री तथा पुरुष के लिंगानुपात जो है 940:1000 था। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको चींटी की तरह क्वेश्चन ना दिखे, है ना। चलिए ओके थैंक यू। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, वह कौन सा है भाई? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या फिर तितली? किसे किसान का मित्र कहा जाता है भाई? जल्दी कमेंट करें। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं और ये प्रश्न आपके सीटेट में भी आया हुआ था कि जो केचुआ है इसको किसान का मित्र कहा जाता है। अच्छा क्यों कहा जाता है ये भी पता है? क्योंकि यह मिट्टी को खोद कर बिल बनाकर उसे उपजाऊ बना देता है। ठीक है, जो केचुआ होता है ना वो खेत में बिल बना देता है जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। वेरी नाइस। अगला देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन है
इससे कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल लॉक कर दीजिए, 100% सही है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा एवं श्री चंडी प्रसाद भट्ट, 2 लोग थे, नाम याद रखिएगा। आप लोग एक ही नाम लगता है पढ़े हो। 2 लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा एवं श्री चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करें, देखता हूँ। अभी आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से डीपली पढ़ा है तो ये भी बता देंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी, किस सन में, किस ज़िले में, ये भी बताइए जल्दी से। देखता हूँ किसको डीप नॉलेज है इसके बारे में। बताइए किस सन में हुआ था शुरुआत? चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था किस वर्ष में? यहाँ पे देखिए 1977। तो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ आकांक्षा सिंह जी जो हैं एंड हमारे सेकंड शालिनी सिंह जी, 2 लोग ने बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत सुंदर आंसर दिया है। और हाँ जी बिल्कुल, और भी लोग ने अब जाके सही दिया जी बिल्कुल। देखिए जो आपका चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत 1973 में हुई थी ना। एंड वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे चमोली ज़िला, 1973 जो लोग बताए हैं उनका उत्तर सही है और ज़िला का नाम है चमोली, ये भी याद रखिएगा। फिलहाल आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी? चलिए इसका आंसर बताएं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? अभी मैं इसका नाम भी पूछूंगा, देखता हूँ कौन बता पाता है राइट आंसर। आखिर होता क्या है इसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है प्यारे दोस्तों, वे होता है आपका, वेरी गुड, इथोलॉजी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जी, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे तीसरा इथोलॉजी होता है। अच्छा थोड़ा मैं बता देता हूँ इटियोलॉजी क्या है। देखो इटियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी होता है, और नियोलॉजी में क्या होता है ना, इसमें तंत्र संबंधी रोगों को शामिल किया जाता है, और इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये अंतर होता है, समझ में आया? कभी इसमें भी पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर कमेंट करें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा जी। थर्ड ऑप्शन आयोडीन, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। समुद्री शैवाल आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? वेरी गुड, घेंघा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। बहुत अच्छा आंसर आप लोग आज दे रहे हैं। शेख, जिसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन आपका क्या कहलाता है? परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? बताएं दोस्तों, जो लाइकेन है वे आपका है क्या, क्या चीज़ है? वेरी नाइस। थर्ड एंड फोर्थ देखिए, इसमें जो आप लोग आंसर दे रहे हैं चौथा ऑप्शन, ये आपका उत्तर परजीवी नहीं होगा। ये आपका देखिए दोस्तों सहजीवी है। कैसे? अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, समझ लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, नहीं तो ऑप्शन से याद करेंगे तो भूल जाएंगे। देखो क्या होता है, ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ में रहकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं, जिनमें राइबोसोम होते हैं, लाइकेन होते हैं आदि पाए जाते हैं। ये याद रखना। अगला है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? जो सीएनजी है इसका ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? थैंक यू। ओके, तो वाहन एवं उद्योगों में बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही। वाहन एवं उद्योगों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। चारों ऑप्शन दिखाने के लिए मुझे चींटी के तरह इसका छोटा करना पड़ेगा। लग रहा है ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अगर ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा है ध्यान से सुनिए। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन। बताइए, अगर हम पर्यावरण में जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो कैसे फैलाएंगे, किस तरीके से। बहुत सुंदर, लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। ये होगा दोस्तों आपका क्षेत्रीय भ्रमण। बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए, विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें भ्रमण पर ले जाया जाए, जैसे चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान जो है, पक्षी रिजर्व हैं, जहाँ पे ये सब होता है ना, चिड़ियाघर वगैरह दिखाने के लिए, जिससे वास्तविक जगत का पता चल सके, ठीक है, और उन्हें पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझाने में सहायता मिल सके। इसलिए क्षेत्रीय भ्रमण पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन। एलपीजी सबके घर में होगा ना, बता दीजिए जल्दी से। एलपीजी का फुल फॉर्म। एनी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, एलपीजी का जो संक्षिप्त रूप होता है दोस्तों, ये होता है आपका लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वेरी नाइस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर बीटा किरणें। वेरी गुड, ये होती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें। कैसे? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। और ओजोन की सांद्रता किस में नापी जाती है, जल्दी कमेंट करें, देखता हूँ किसको पता है। किसने अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है वही बता पाएगा कि ओजोन की जो सांद्रता है वे किस में मापी जाती है। कई बार एग्ज़ाम में फंसा है ये क्वेश्चन, बताइए कौन बताता है। देखता हूँ, नाम देखना पड़ेगा कौन सही सही आंसर दे रहा है। ओजोन की सांद्रता किस में मापा जाता है। चलिए, डॉबसन। तो पहला ऑप्शन आया है सनवीर जी का, सेकंड आशमा, राजीव, सूर्या जी, अजय जी। बिल्कुल, बहुत लोगों ने आंसर सही दे दिया। डॉबसन सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला देखिए कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वे कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कि वे उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है। तो जो आपका चमगादड़ स्तनधारी है तो आखिर वो उसे क्यों स्तनधारी कहा जाता है, बताइए। वेरी गुड। देखिए, चमगादड़ स्तनधारी इसलिए है क्योंकि ये आपका बच्चे देता है। कारण यह है, देखिए, जीव वैज्ञानिक द्वारा चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखने का मुख्य कारण ये है कि यह बच्चे देता है तथा उनको दूध पिलाता है। इसी कारण से इसे स्तनधारी में रखा गया है, स्तनधारी वर्ग में चमगादड़ को। अगला, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमें घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा आप क्या बताएंगे। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा आप सबको याद होगी। वेरी गुड, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। देखो, पर्यावरण जो है अनेक तत्वों से मिलकर बना है और एक ऐसा व्यवस्थित समूह है कि जिसके सभी घटक बायोटिक एवं एबायोटिक एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं, ठीक है। और इसी संतुलन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीवमंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवोम तथा बायोम का विकास होता है। ये आपका ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है।
वन्य जीव संरक्षण के प्रति कौन सी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है, समर्पित है? UNFPA, UNDP, यूनेस्को या WHO? बताइए, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। UNDP बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, UNDP का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। कितने लोगों को UNDP का फुल फॉर्म पता है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं UNDP का फुल फॉर्म। पता है? नहीं पता? चलिए, यूनेस्को को पता है, UNDP को नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलप एंड ग्रैंड प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलप ग्रैंड प्रोग्राम जो होता है, ये आपका UNDP का फुल फॉर्म। एंड जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO होता है, और ये UNO एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण प्रति समर्पित होती है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यहाँ आप देखिए आ चुका है पल्लवी जी एंड उमेश जी। चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए बताइए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। जो कृत्रिम वर्षा आप लोगों ने देखा होगा, जब दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई थी तो उसके लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती थी, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता था? सिल्वर आयोडाइड। वेरी गुड। सिल्वर आयोडाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? एनी आइडिया? बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस? सो वेरी गुड जी, सही आंसर है। बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। भाई, बायोडीजल जो है आपका, ये जेट्रोफा, अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो, जेट्रोफा, करकास, पनगोमिया आदि बायोडीजल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साधन है। अच्छा, आप लोग बायोडीजल में सिर्फ एक ही नाम सुने हो ना, जेट्रोफा, और नाम सुन लो। कभी एग्जाम में जेट्रोफा की जगह कुछ और पूछ सकता है। करकास पूछ लिया कि देखो, बायोडीजल जो है करकास से भी तैयार किया जाता है और पनगोमिया से भी तैयार किया जाता है। दो और याद रख लो, पनगोमिया, करकास एंड जेट्रोफा, ये तीन होते हैं जो बायोडीजल तैयार करने में मदद करते हैं। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न पे। और लाइक का बटन अभी तक कौन कौन नहीं प्रेस किया है? अच्छा, जेट्रोफा को और क्या बोलते हैं? भाई देखो, जेट्रोफा तो होता है, दो और होते हैं, करकास और पनगोमिया। पनगोमिया याद रखना, दो और हैं। चलो भाई, जो लोग लाइक का बटन भी नहीं प्रेस किए, जल्दी से लाइक का बटन तो प्रेस करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करें इसका आंसर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, बहुत अच्छा आंसर है। 16 सितंबर, सही कहा, 16 सितंबर को ही आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, नो डाउट, अच्छे से याद होगा। एंड सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? इसका आंसर बताएं। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? देखो दोस्तों, जो आपका सिल्वी कल्चर है, ऑप्शन है आपके वन एवं अन्य उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। तो जो सिल्वी कल्चर है दोस्तों, ये आपका वन एवं अन्य उत्पाद से संबंधित है। वन एवं अन्य उत्पाद मतलब जैसे वन तो होता ही है, जो आपके अन्य उत्पाद हैं तो उनसे भी रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? राइट आंसर क्या होगा?
लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चलिए, सब कह रहे हैं चंदौली होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चंदौली ही सही जवाब होगा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? 28 का बताएं। तो द्वितीय श्रेणी में कौन आता है? सही जवाब हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। देखो एक चीज़ याद रखना। चलिए सेकंड तो सब लोग बता रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन हाथी एवं बकरी पहले श्रेणी में आते हैं, सांप दूसरे श्रेणी में तथा शेर तीसरे श्रेणी में। ठीक है, शेर जो है तृतीय श्रेणी में आता है। तो अब इसमें सांप किस में आया? सांप द्वितीय श्रेणी में आया, शेर तीसरे में आता है और हाथी एवं बकरी ये पहले श्रेणी में आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झूम खेती कहाँ होती है भाई? चलिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सभी का। बताइए झूम खेती कहाँ होती है? वेरी गुड, सभी कमेंट कर रहे हैं BCD। केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु? क्या होगा? चलिए वेरी गुड, यहाँ पे तमिलनाडु आया है सभी का आंसर। मेघालय होगा। देखो झूम खेती क्या है? पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। झूम खेती कैसी है? अस्थायी कृषि पद्धति है। और भारत में यह खेती प्रायः पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आते हैं? मेघालय एंड नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर की जाती है। चलिए बहुत अच्छा आंसर। अगर इसमें नागालैंड होता, मेघालय ना होता तो नागालैंड लगा देते, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुष्क बर्फ़ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ़ है ये किसका ठोस रूप है? चलिए भाई जल्दी से बताएं, शुष्क बर्फ़ किसका ठोस रूप है? रोज़ क्लास चलेगी भाई, सब लोग सब्सक्राइब तो कर लो। जो लोग अभी अभी जुड़े हो, लेट में जुड़े हो, आप लोग क्लास से मिस हो जाते हो। और मैं आपके लिए इतना बेहतर वीडियो ला रहा हूँ इस वक्त। बाल विकास है, पर्यावरण है, हिंदी है, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे आपकी क्लास आएगी। चलिए तो यहाँ पे आंसर आ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का। बिल्कुल सही आंसर दिया है। शुष्क बर्फ़ जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है दोस्तों। ठीक है जी हाँ, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई कैसा लगा है सेशन? और अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो पहले सभी लोग 800 लोग देख रहे हो, 850 देख रहे हो, कम से कम 800 लाइक तो कर दो। मैं भी तो खुश हो जाऊँ कि चलो मैंने आपके लिए मेहनत की और आप लोगों ने भी अपना पूरा दिल खोल कर लाइक किया और मज़ा आ गई देखकर। तो अपना भी सहयोग दिखाएं सभी। जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करें जिससे कि आपके लिए और भी एकदम धमाकेदार, ज़बरदस्त, एकदम जिसे कहते हैं फाड़ू, जी हाँ, बहुत बेहतर क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों एक चीज़ जान लोगे, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को अगर अच्छे से डीपली पढ़ लोगे ना, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ। चलिए भाई, तो सब ने लाइक कर तो दिया है, मैं देख रहा हूँ 551 लाइक हो चुकी है, 740 अभी भी देख रहे हैं। लेकिन अभी भी 150-200 ऐसे होते हैं जो कंजूसी कर जाते हैं, छोड़ दो क्या लाइक करते हैं, फालतू सर हैं, चिल्लाने दो उनको, चिल्लाते रहेंगे, है ना। तो बस यार, आप लोग का इतना प्यार वैसे मेरे लिए बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा एकदम सॉलिड मटेरियल, ठीक है, निःशुल्क कक्षा, सबसे बड़ी चीज़। आप लोग को बिल्कुल 1 रुपये नहीं वेस्ट करना है, आपको निःशुल्क कक्षा दी जाएगी।
और सभी लोग बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, भूलना नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।